चलिए इस वक्त हम कैम्ब्रिज IGCSE का फरवरी मार्च 2024 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। थ्योरी एक्सटेंडेड का पेपर है और सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। टोटल मार्क्स इसके 80 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फिगर 1.1 इज अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ अ बस जर्नी। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है ऑन द वाई एक्सिस एंड देन वी हैव टाइम इन मिनट्स ऑन द एक्स एक्सिस। 0 से लेकर 5 तक का टाइम है, सो इट इज़ 5 मिनट्स ग्राफ और स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू हमें 10 गिवन है ऑन द ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा या डीसेलरेशन मिलेगा। जब हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ग्राफ के बारे में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0.90 मिनट्स एंड t इज इक्वल टू 2.9 मिनट्स। तो 0.9 मिनट्स को अगर हम देखेंगे तो ये वाला मार्क बनेगा। इस मार्क से हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया और 2.9 ये वाला मार्क होगा ऑन द टाइम एक्सेस। तो यहाँ तक तो बेसिकली ये पोर्शन है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है। इस पोर्शन में हमारे पास ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इट रिमेन्स कांस्टेंट और एक्सेलरेशन यानी ग्रेडियंट यहाँ पे 0 होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये जो मोशन है इट इज a constant speed motion where the speed is not changing and acceleration is 0. Then 2.9 to 3.5 minutes. 2.9 से 3.5 तक हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ का पोर्शन हमें नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड इसका नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो इट मींस देयर इज अ डीसेलरेशन और स्पीड डिक्रीज हो रही है। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज अ कांस्टेंट डीसेलरेशन ग्राफ। नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन 3.5 मिनट्स टू 4.5 मिनट्स। तो 3.5 से 4.5 तक अगेन एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और अब की दफ़ा स्पीड की वैल्यू भी 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल तो इट मीन्स कि वो मूव नहीं कर रहा, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो हम एट रेस्ट भी लिख सकते हैं और स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, यानी वो मूव नहीं कर रहा है। तो इस तरह हमने तीनों पोर्शंस को डिस्क्राइब कर दिया और 3 मार्क्स के ये एक एक मार्क के तीनों आंसर्स हैं। Another bus travels at a speed of 8.9 meter per second. The brakes apply a constant force and the bus stops in a distance of 23 meters. The bus has a mass of 18,000 kilograms. Calculate the kinetic energy of the bus. तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है उसको हाईलाइट कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे ½ mv²। अब हमें मास ऑफ द बस की जरूरत होगी तो वो हमें 18,000 किलोग्राम्स गिवन है और उसके साथ साथ हमें स्पीड ऑफ द बस की भी जरूरत होगी, वो हमें 8.9 मीटर्स पर सेकंड गिवन है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, इट बिकम्स 1/2 टाइम्स 18,000 इंटू 8.9²। और जब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 712,890 जूल्स। और इसको अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना होगा। तो पहली राउंडिंग ऑफ से ये 8 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 900। फिर हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 000, देन 7140। तो 710,000 ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10⁵ जूल्स ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस पार्ट। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द बस। कि बस को स्टॉप करने के लिए वी विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क डन, ब्रेकिंग फोर्स हैज टू परफॉर्म सम वर्क डन। तो ये जो वर्क डन होगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बस के इक्वल होगा। अगर ब्रेकिंग फोर्स इतना वर्क डन करती है कि वो सारी काइनेटिक एनर्जी को यानी कैंसिल आउट कर देती है तो नेट एनर्जी बस के पास 0 हो जाएगी एंड देन इट विल स्टॉप। तो हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बस। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फाइंड की है, इट इज 7.1 इंटू 10⁵ जूल्स। डिस्टेंस जो बस ने स्टॉप होते हुए ट्रेवल किया था वो ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर। सो बस स्टॉप्स इन एट अ डिस्टेंस ऑफ 23 मीटर्स। इस डिस्टेंस की वैल्यू को अब हम यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस 23 और इससे हमें आंसर मिलेगा 30,869.56। अगेन इसको उसी तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब की दफ़ा ये राउंड ऑफ होके 31,000 बन जाएगा, जिसे हम 3.1 इंटू 10⁴ न्यूटन्स लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो ये वाला भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और इससे ऊपर वाला भी कैलकुलेशन का था, 2 मार्क्स का था। सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला यूज हो रहा है या जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको लिस्ट आउट करना होता है, लिखना होता है। फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट इन करते हैं। अगर कोई यूनिट की कन्वर्जन है वो हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अच्छा होता है कि कैलकुलेटर से आने वाला आंसर यहाँ पे लिख दिया जाए, और फिर उसको फाइनली हमने जिस फॉर्म में राउंड ऑफ किया ताकि हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर दे सकें, वो काम हम करते हैं। अगर हमारे पास किसी जगह पे यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है तो फिर हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होगी। बस एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि जो यूनिट ऑलरेडी आंसर में लिखी हुई है हम आंसर हम उसी यूनिट में फाइंड करके लिख रहे हैं। और अगर यूनिट नहीं है तो फिर यूनिट के साथ यहाँ पे करेक्ट वैल्यू इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर वो लिखनी होती है। तो इस तरह हमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इम्पल्स। इम्पल्स is basically the change in momentum, and it is defined as that it is the product of two quantities, force and time. तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इम्पैक्ट करता है, जिसमें वो उसके अंदर चेंज ऑफ मोमेंटम क्रिएट करता है, तो जो फोर्स उसने अप्लाई की और जितने टाइम के लिए वो उस ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट रहा या ये इम्पैक्ट कंटिन्यूड रहा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी फोर्स इनटू टाइम, तो उससे हमें इम्पल्स मिल जाता है। और इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को शो करता है, और चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से भी शो कर सकते हैं। ओके, फिगर 2.1 शोज अ रॉकेट एंड इट्स एग्जॉस्ट गैसेस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रॉकेट है और इसके एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो हमें यहाँ पे डाउनवर्ड नजर आ रही हैं। द एग्जॉस्ट गैसेस आर इमिटेड फ्रॉम द रॉकेट विद वेलोसिटी ऑफ 1400 मीटर्स पर सेकंड। एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी हमें गिवन हो गई, एंड एट अ रेट ऑफ 2800 किलोग्राम्स पर सेकंड। तो हर सेकंड में 2800 किलोग्राम्स की गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं। शो दैट means we have to prove that with complete working the force exerted on the rocket by the exhaust gases is 3900 kilonewton. तो गैसेस जो फोर्स exert कर रही हैं on the rocket that is 3900 kilonewton. State the equation you use. और साथ साथ इंस्ट्रक्शन है कि आपने वो इक्वेशन भी लाजमी यहाँ पे लिखनी है, उसके मार्क्स अवॉर्ड होंगे जो कि आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो इक्वेशन यूज करेंगे फोर्स के लिए वो होगी कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस कि हमने चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना होता है। अच्छा, मोमेंटम का चेंज हमें मिलता है m इंटू डेल्टा वी से, और डेल्टा वी यानी चेंज इन स्पीड का मतलब है कि हम फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड कर रहे होंगे डिवाइडेड बाय द टाइम। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। मास ऑफ द एक्सॉस्ट गैसेस वो हमें एक रेट की फॉर्म में गिवन है, दैट द गैसेस आर बीइंग एग्जॉस्टेड एट अ रेट ऑफ 2800 किलोग्राम्स पर सेकेंड। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम जो टाइम कंसिडर कर रहे हैं वो 1 सेकेंड का है, और उसमें 2800 किलोग्राम्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी ये गैसेस। फाइनल वेलोसिटी जिससे गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं दैट इज 1400, और इनिशियली गैसेस जब एग्जॉस्ट नहीं हो रही थी सो दे वर देयर इन द रॉकेट स्टेशनरी। तो इस तरह हम इनिशियल स्पीड को जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 2800 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1400, और इससे हमें आंसर मिल जाएगा 3900,000 न्यूटन्स। और बेसिकली तो कैलकुलेटर से जो आंसर आएगा इनिशियली वो होगा 392, ये आंसर आ रहा होगा। तो इसमें अब हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए 2 को राउंड ऑफ करेंगे, सो 3900,000 न्यूटन हमें आंसर मिल जाएगा। इसको हम 3900 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स भी लिख सकते हैं, और ये जो 3900 के साथ 10⁻³ है इसको फिर हम किलो न्यूटन्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फाइनल वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेशन से पूरी वर्किंग के साथ फाइंड करके बतानी। चलें, तो ये 2 मार्क्स के लिए वर्किंग थी जो हमें पूरी शो करनी थी यहाँ पे इस प्रूफ में। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम मास दैट दिस फोर्स कैन लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, सो नो एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग। अच्छा, अब जो मैक्सिमम मास हम फाइंड करेंगे, जो कि ये जो फोर्स लग रही है 3900 किलो न्यूटन की बाय द एग्जॉस्ट गैसेस, तो ये कितना मास लिफ्ट कर सकती हैं ये हमने फाइंड करके बताना है। तो अगर एक फोर्स 3900 किलो न्यूटन्स की है तो वो 3900 किलो न्यूटन्स का ही वेट लिफ्ट कर सकती है, और वेट हम फाइंड कर सकते हैं mg से, जबकि जो फोर्स की वैल्यू है वो हम यहाँ पर 3900 इंटू 10⁻³ यूज कर लेंगे। सो मास लिफ्टेड वुड बी इक्वल टू 3900 into 10⁻³ divided by the value of g which is 9.8। कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा 397,945
59.18। और इस सब को जब हम राउंड ऑफ करेंगे इन टू सिग्निफिकेंट फिगर तो ये 400,000 किलोग्राम्स बन जाएगा। और इसको जब हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻4.0 इंटू 10⁻5 किलोग्राम्स। तो इतना मास ये वाली जो फोर्स है ये लिफ्ट कर सकती है। अब वो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि रॉकेट है, तो रॉकेट में अगर 3900 किलो न्यूटन्स या उससे कम का वेट होगा तो ये गैस उसको, एग्जॉस्ट गैसेस जो फोर्स लगा रही हैं वो उसको अपवर्ड लिफ्ट करवा देंगी। नॉर्मली ये वेट उससे कम ही होता है ताकि वो उसको अपवर्ड एक्सेलरेट करवा के ऊपर लेके चली जाए। क्वेश्चन नंबर 3, a car has a weight of 13,000 newtons. The car is supported by 4 tires. The area of each tire in contact with the road is 0.016 meters square. Calculate the pressure on the road due to the weight of the car. Pressure के लिए सबसे basic formula that it is normal force acting per unit area. अब जो फोर्स होगी वो वेट ऑफ द कार के इक्वल होगी और एरिया हमने चारों टायर्स का पुट करना होगा। तो वेट ऑफ द कार हमें गिवन है 13,000 न्यूटन्स। एक टायर का एरिया गिवन है 0.016 और 4 टायर्स हैं तो उनका जो एरिया इन कॉन्टैक्ट आएगा दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ 0.016। कैलकुलेटर से आंसर आएगा 203,125 पास्कल्स। और इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बिकम 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और यही हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर है, जो आंसर स्पेस में अगर यूनिट नहीं लिखी हुई तो विद द करेक्ट यूनिट हम मेंशन कर देंगे। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की टर्म्स में आंसर चाहिए। व्हाई द एयर प्रेशर इन द टायर्स इंक्रीजेस व्हेन द कार ट्रेवल्स अलोंग द रोड। So when the car is traveling along the road, there is a resistance force between the road and the tire surface of the tire। और ये जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है ये टायर्स की जो टायर्स का टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज कर देती है। टायर जैसे रबर से बने हुए होते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती है। तो इंटरनल साइड पे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उस टायर की रबर के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो वो वहां से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से उनका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली हिट करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द टायर्स एंड विद द ग्रेटर फोर्स, जिसकी वजह से उनका प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में ना ये फिनोमिना नॉर्मली होता है कि हमने फॉर एग्जांपल 30 की एयर फिल की हुई है अपनी कार के टायर्स में या बाइक में, तो गर्मियों में आमतौर पर जो है ना वो खुद ब खुद 32 पे 35 पे इस तरह पहुंच जाती है। तो गर्मियों में अगर ऐसा है ना कि हवा कम नहीं भी हो रही तब भी ये कि वक्तन फवक्तन उसको चेक करना चाहिए। और ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स इंस्टॉल्ड होती हैं एयर फिलिंग के लिए वो अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हो तो उसको डिक्रीज करके नॉर्मल वैल्यू पर भी ले आती हैं। तो ये एक फिनोमेना है जो कि होता है। बहरहाल हमने 4 मार्क्स के लिए ये आंसर लिखना है कि in terms of particle, why the pressure in the tires increases when the car travels along the road। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि there is friction between the road and the tires which creates a heating effect and tires heat up। Now the air particles when collide with the tires, with the surface of tires, gain thermal energy। Their temperature increases and they start hitting the walls of the tires। दो बातें हम यहाँ पे लिखेंगे, more frequently and with the larger force। तो जब काइनेटिक एनर्जी इनको मिल जाती है तो इनकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। वो पॉइंट भी हम उस तरह इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। एंड देन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और वॉल्स ऑफ द टायर्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड विद लार्जर फोर्स। तो उससे यही जो फोर्स होती है पर यूनिट एरिया प्रेशर ऑफ द गैस बनाती है। तो ज्यादा जो है ना वो प्रेशर फिर वो एक्सर्ट कर रही होती है।
Next part, a gas cylinder contains helium gas at a pressure of 2.0 10 raised to 6 pascals. A volume of 0.026 meters cube of the compressed gas is released from the cylinder into balloons. Each balloon contains 0.015 meter cube of helium at atmospheric pressure. The temperature remains constant. Calculate maximum number of balloons that can be filled. अच्छा, अब हमारे पास इनिशियली सिचुएशन ये थी कि गैस जिस सिलेंडर में थी उसका ये प्रेशर था और वहां पर गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था इट वाज 0.026 मीटर्स क्यूब. उसके बाद हमने गैस को बलून्स में फिल करना शुरू किया और बलून्स का जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल्स. हर बलून का इंडिविजुअल वॉल्यूम हमें पता है. हमने ये बताना है कि इस इंडिविजुअल वॉल्यूम के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बलून्स कितने फिल किए जा सकते हैं. उसके लिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि ये जो न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर है इस पे गैस टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, क्योंकि पहले जो गैस का प्रेशर था ना वो ज्यादा था तो वॉल्यूम लेसर होगा. अब गैस का प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होना चाहिए. तो पहले हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस पता चलना चाहिए, फिर उससे हम देखेंगे कि 0.015 मीटर्स क्यूब वॉल्यूम के कितने बलून उससे फिल अप किए जा सकते हैं. तो पहले मैं V2 फाइंड करता हूँ. इसके लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. इस रिलेशन में हम V2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं. सो इट विल बी P1 V1 अपॉन P2. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. P1 की वैल्यू हमारे पास है 2.0 इंटू 10⁶. V1 हमें गिवन है 0.026. P2 की वैल्यू 1.0 इंटू 10⁵ है 0.52 मीटर्स क्यूब. और ये ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है. खैर ना भी हो तब भी मसला नहीं है क्योंकि ये अभी कोई फाइनल आंसर नहीं है. तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया V2 का. ओके, उसके बाद अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है जो कि अवेलेबल है. इससे हमने बलून्स को फिल करना है और टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 0.52. हर एक वॉल्यूम यानी बलून में जितना वॉल्यूम फिल होगा वो 0.015 है. तो डिवाइड करके हम नंबर ऑफ बलून्स फाइंड कर सकते हैं. आंसर आ रहा है 34.66. और जाहिर सी बात है 0.66 बलून कंप्लीट तो काउंट नहीं होगा तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा. तो हम टोटल जो बलून्स फिल अप कर सकते हैं विद दिस गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट वुड बी 34. तो इस 0.66 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा और जो टोटल बलून्स कंप्लीटली फिल अप हो रहे हैं वही हमारा आंसर बनेंगे. ऐसे ही है जैसे आपके पास 105 रुपीज हो, 10 रुपीज का एक पेन हो, आपसे पूछा जाए कि आप कितने पेन्स परचेज कर सकते हैं तो आप 105 को 10 से डिवाइड कर देंगे और 10.5 का जो आंसर आ रहा है तो जाहिर है 0.5 पेन तो परचेज नहीं होता. तो हम 10 का आंसर वहां पे मेंशन कर देंगे कि हम 10 पेन्स परचेज कर सकते हैं विद द गिवन अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और 2 मार्क्स का ये आंसर है. इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द थर्मल एनर्जी needed to raise the temperature of unit mass of a substance or sample by 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री से रेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है. कि हम इसको फाइंड करते हैं E इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा से या T से. तो इसमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनती है बाय फॉर्मूला दैट इज थर्मल एनर्जी नीडेड फॉर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं a volume of 0.0024 meters cube of oil is heated in a pan for 7 minutes. The temperature of the oil increases from 20 to 180. The density of the oil is 910 kilogram per meters cube. The specific heat capacity of the oil is given. Calculate the mass of the oil. अच्छा, मास ऑफ द ऑयल के लिए हमें 2 चीजें अगर अवेलेबल हों तो हम मास फाइंड कर सकते हैं. वन इज द डेंसिटी एंड द अदर इज द वॉल्यूम. तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ही गिवन था, वो हम यूज कर लेंगे और साथ साथ हमें डेंसिटी भी यहाँ पे गिवन है. तो इन दोनों क्वांटिटीज को यूज करके हम मास फाइंड कर सकते हैं. सो मास विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम. डेंसिटी है 910, वॉल्यूम है 0.0024.
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.184 और इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल बिकम 2.2 kilograms. So the required mass is 2.2 kilograms. Calculate the energy required to increase the temperature of the oil. तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो फाइंड करने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज हमें चाहिए तीनों वो ऑलरेडी हमारे पास हैं। मास हम 2.2 पुट कर देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है 2000 वो पुट कर लेंगे, और जो टेम्परेचर का रेस चाहिए वो 20 to 180 है, तो बेसिकली 160 से टेम्परेचर को हमने राइज करना है। तो ये बन जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई होकर आंसर दे देंगे 704,000, जिसे जब हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में लाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 7.0 इंटू 10⁵ जूल्स बन जाएगा। सो द एनर्जी required to raise this much temperature of the oil is 7.0 10⁵. Calculate the power required to supply the energy calculated in the previous part. So power is energy upon time. टाइम जो है ना हमारे पास इस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए 7 मिनट्स का है। तो पहले मैं एनर्जी की वैल्यू पुट करता हूँ, फिर 7 मिनट्स पुट करता हूँ। अब जाहिर है हमें वॉट्स में आंसर चाहिए, तो उसके लिए टाइम का सेकंड्स में होना जरूरी है, तो इसको हम 60 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आंसर देगा 1666.67, और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे इन टू सिग्निफिकेंट फिगर तो ये 1700 वॉट्स बन जाएगा। इसको हम 1.7 इंटू 10⁵ वॉट्स भी लिख सकते हैं और 1.7 किलो वॉट्स भी लिख सकते हैं। तो कोई भी एक आंसर यहाँ पे बस मेंशन कर दें, किलो वॉट्स का या वॉट्स का, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, Table 5.1 shows some applications of the regions of electromagnetic spectrum. Complete the second column of the table with the region of the electromagnetic spectrum used for each application. Choose from the regions in this list. Each region may be used once, more than once, or not at all. Applications लिखी हुई है यहाँ पे सारी की सारी, और पहला वाला जो यानी एप्लीकेशन का रीजन है वो मैच किया हुआ है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम गामा रेज यूज करते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ डेटा कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए हम यूज करते हैं इंफ्रा रेड वेव्स। सिक्योरिटी मार्किंग के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करते हैं। इसी तरह स्टेरिलाइजिंग ऑफ फूड के लिए, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए हम गामा रेज को यूज करते हैं। वायरलेस इंटरनेट या वाईफाई के लिए हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। तो ये इन सब की एप्लीकेशंस के रीजन्स हैं। स्टेट द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन एयर। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं इन एयर, और वो वैक्यूम वाली स्पीड ही होती है ऑलमोस्ट। यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है तो हमें सिर्फ नंबर लिखना है। फिगर 5.1 shows successive crest of a wave after a plane wave has passed through a gap. On figure 5.1, draw three successive crests before the wave reaches the gap. तो गैप से पहले जो होगा ना वो हमारे पास ये वाली जो वेव्स होंगी ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, और हमें इसी तरह की ना पैरेलल वेव्स बनानी है। बस एक बात का हमें ख्याल रखना है कि हम वेवलेंथ को चेंज नहीं करेंगे। तो वेवलेंथ हम मेजर कर लेंगे स्केल से, और उसी वेवलेंथ के साथ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से सेकंड बिल्कुल इसके पैरेलल, और थर्ड भी बिल्कुल इसके पैरेलल विद द सेम गैप बिटवीन द लाइंस हम यहाँ पे ड्राइंग कर देंगे। तो इस तरह से 3 लाइनें ड्रॉ करनी थी, वो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट बन जाएंगी। यही जब इस बैरियर से टकराएंगी और इस गैप से पास ऑन होंगी तो फिर ये इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएंगी, और जो डिस्टेंस बिटवीन द वेव्स है जो कि वेवलेंथ को शो कर रहा है वो हम यहाँ पे भी कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे, और इसके लिए ज़ाहिर है हम फिर मेजर करके ये बनाएंगे। सेकेंडली, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आपने अपने पेपर में जितनी भी स्ट्रेट लाइन्स बनानी है वो सारी आप रूलर से बनाएंगे, हाथ से नहीं बना देंगे। और इसी तरह थिन पेंसिल को यूज करेंगे। ये सब चीजें प्रॉपरली आप प्रैक्टिस में भी यूज करें और फिर एग्जाम में भी उसी की आपको हैबिट होगी। फिगर 5.2 shows a much wider gap. अब जो गैप है वो पहले के मुकाबले में काफी इंक्रीज हो गया। A plane wave of the same wavelength as in previous part is incident on the gap from the left side of the barrier. On figure 5.2, draw 3 successive crests of the wave after the wave has passed through the gap. अब इस गैप से पास होने के बाद वो किस तरह की फिगर बना रही होंगी वो हमने बताना है। तो इसके जो साइड्स हैं वो बेंड होंगी और सेंट्रल पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। तो सेंटर का रीजन हमें स्ट्रेट दिखाना है और कॉर्नर्स को बेंड करना है। इसी तरह वेवलेंथ को सेम रखते हुए फिर हम अगली वेव को इसी तरह से शो करेंगे।
वेवलेंथ को चेंज नहीं करेंगे, जो प्रीवियस पार्ट में थी सेम यूज करेंगे ऑलमोस्ट। इसी तरह अब ये जो थर्ड वाली वेव है ये इस तरह आएगी। तो इस तरह हमने दिखाना है। पहली वाली परफेक्टली सर्कुलर थी क्योंकि गैप छोटा था। यहाँ पर ये होगा कि आपके पास उसके एजेस बेंड होंगे, और दरमियान में चूंकि वाइडर गैप है, तो वो जो वाइडर गैप वाली लेंथ होगी उतनी आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस भी शो करनी होंगी, और आगे वाली वेव्स में उसको और ज्यादा इंक्रीज करके दिखाना होगा। तो इस तरह ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। Question number 6. Figure 6.1 shows a full scale diagram of an object O and its image I produced by a converging lens. The lens and its position on the principal axis are not shown. On figure 6.1, draw a single ray to locate the position of the center of the converging lens. अच्छा, अब देखें, अगर मैं रे बनाता हूँ ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस वाली, तो हमें चूंकि लेंस की पोजीशन का पता नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि हमने किस पॉइंट तक सीधा जाना है और फिर वहां से इसको बेंड करवाना है। तो उससे बेहतर ये होगा कि हम ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे को ड्रॉ कर लें, और उसके लिए हम ये करेंगे कि हम स्केल से दोनों का जो हेड है उसको अलाइन कर लेंगे इस तरह से, और बस एक रे ड्रॉ कर देंगे। तो ये रे वो वाली होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी और टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से जाकर इमेज के टॉप पे मैच हो रही होगी। तो जिस पॉइंट पर इसने प्रिंसिपल एक्सिस को टच किया है, इसी पॉइंट पे लेंस भी प्रेजेंट होगा। अ लाइन टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड लेबल द लाइन एज एल। तो अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो है ना लेंस की पोजीशन को शो करेगी। तो लाइन मैं इसी से ड्रॉ कर देता हूँ ये। अच्छा, सिंस इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो इसके ऊपर हम इस तरह के एरोस ड्रॉ कर देंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस इस तरह शो होता है, और अगर डाइवर्जिंग लेंस को शो करना हो तो उस पे एरोज इस तरह बनाए जाते हैं। या तो आप पूरी उसकी शेप बना देते हैं कॉनकेव वाली, इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाली शेप बना देते हैं। लेकिन अगर सिंपल एरोज से शो करना हो, लाइन से शो करना हो, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए इस तरह के एरोज बनते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए इस तरह से एरोज बन जाते हैं। अच्छा, डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय ड्रॉइंग अनदर रे ऑन फिगर 6.1। अब जो दूसरी रे है जिससे हम फोकल लेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं, वो इस तरह होगी कि हम यहाँ से एक रे पहले लेंस तक स्ट्रेट लेकर जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर वहां से हेड ऑफ द इमेज के साथ हमने इस सेकंड रे को मैच करना है। अब जिस पॉइंट पर इस रे ने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, यही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस। तो स्केल से हम इसको मेजर करेंगे कि ये कितना आ रहा है। जो भी इसकी लेंथ होगी, उसी लेंथ में हम सेकंड साइड पे भी एक प्रिंसिपल फोकस को मार्क करेंगे। तो इट शुड बी ऑन दिस पॉइंट। जी, ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, और स्केल से मेजर करके इसका आंसर आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर्स। द ऑब्जेक्ट इज मूव 2 सेंटीमीटर्स क्लोजर टू द लेंस। अच्छा, इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है ना जस्ट बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस है। जब हम इसे 2 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो ये विद इन द फोकल लेंथ आ जाएगा। The object is moved 2 centimeters closer to the lens. State two changes to the characteristics of the image. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ आ जाता है, तो हमें हमेशा उसकी इमेज वर्चुअल मिलती है, मैग्नीफाइड मिलती है। मैग्नीफाइड तो जाहिर सी बात है ये वाली भी मिल रही है, तो ये दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। और साथ साथ हमें हमेशा अपराइट इमेज मिलती है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती है। तो ये दो चेंजेस हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में हो जाएंगे जब हम इस ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर क्लोजर मूव कर देंगे। देखिए, प्रिंसिपल फोकस इस तरह से है कि आपने ऑब्जेक्ट से एक रे लेनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस तक लेकर जानी है। अब जब भी कोई ऐसी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस कन्वर्जिंग लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो कि हमें उस वक्त तक पता नहीं था। लेकिन हमें ये पता है कि अब ये वाली रे जो है ना टॉप ऑफ द इमेज पे ही जाकर पिछली वाली रे को इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको टॉप ऑफ द इमेज तक लेकर गए, और जिस पॉइंट पे इसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट सिंबल इस तरह से होता है कि हमने एक रेजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करना होता है, जैसे कि नॉर्मली रेजिस्टर्स के सिंबल्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमने उस पे जो है ना
इस तरह से एक एरो हेडेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये वाला सिंबल पोटेंशियल डिवाइडर को शो करता है। फिगर 7.1 shows a circuit. Calculate the value of V out when the value of R is 3.0 किलो ohms. अच्छा जी, ये वाले रेजिस्टर की वैल्यू हम 3.0 किलो ohms ले रहे हैं। R out हमें ऑलरेडी 1 किलो ohms गिवन है। जो टोटल सप्लाई कनेक्टेड है वो 6 वोल्ट्स की है। अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट वी आउट इज इक्वल टू वी इन मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन जिसके अंदर दोनों रेजिस्टेंसेस का सम आ जाएगा। एक आर है और एक आर आउट है। अच्छा, इसी तरह जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो आपने 6.0 की वैल्यू पुट की, डिनोमिनेटर में अगर मैं किलो ओम्स में रहने दूं तो 1 + 3, और जाहिर सी बात है इन दोनों के साथ 10⁻³ है। और न्यूमरेटर में आर आउट की वैल्यू में 1.0 इंटू 10⁻³ पुट कर दूंगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाय 4 से हमें आंसर 3/2 और 1.5 वोल्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वक्त जो वोल्टेज है विद दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 1.5 वोल्ट्स, और ये हमारे वी आउट की आंसर स्पेस में भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड अंटिल द करंट इन द सर्किट इज 1.7 मिली एम्पियर्स। अब करंट इन द सर्किट जो है यहाँ पर वो सेम होगा। उसकी वजह ये कि पोटेंशियल डिवाइडर जैसे कि एक सिंपल सीरीज सर्किट होता है, ये उसी तरह का एक सीरीज सर्किट है। तो करंट के फ्लो के लिए हमारे पास एक ही पाथ है, तो दोनों पे सेम करंट फ्लो होगा। ओके, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। करंट, चार्ज और टाइम को ये वाला फॉर्मूला लिंक करता है। तो हम चार्ज को सब्जेक्ट बना लेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट हमें गिवन है 1.7 मिली एम्पियर्स, तो मिली के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे या 1000 से डिवाइड कर देंगे। और टाइम हमें गिवन है 300 सेकेंड्स, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0.51 कूलम्स, और 0.51 कूलम्स ही हमारा फाइनल आंसर होगा चार्ज के लिए फॉर दिस पार्ट। फिगर 8.1 shows a wire carrying a large current, और फिगर 8.2 shows the square card viewed from the above। तो ये इसकी 3D फिगर है, ये स्क्वायर कार्ड है, लार्ज करंट इनटू द पेज या इनटू द कार्ड जा रहा है। जब हम इसको करेंगे व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम अबव, तो इनटू द पेज करंट को इस तरह शो किया गया, सर्कल में क्रॉस बना के। सर्कल में डॉट हो तो वो आउट ऑफ द पेज होता है, और कार्ड हमारे पास शो हो रहा है। On figure 8.2, draw three magnetic field lines that indicate the direction of the magnetic field and how its strength varies with distance from the wire। तो स्ट्रेंथ का वेरी करना हम डिस्टेंस इंक्रीज करके शो करते हैं, और बाकी जो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल इसके अराउंड ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड कर्ल वाला रूल यूज करेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो थंब को हम इनटू द पेज अलाइन करेंगे, तो हमारी कर्ल जो है ना, वो कर्ल ऑफ द फिंगर्स वो शो कर रही है कि करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड सर्कल ड्रॉ होगा, और सेकंड सर्कल में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा ताकि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है मैं ये शो कर दूं। इसके बाद एक थर्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इस थर्ड सर्कल पे हम डिस्टेंस को फर्दर इंक्रीज करके शो कर देंगे। क्लियरली डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, जो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि हम ये शो करें कि हाउ द स्ट्रेंथ इज चेंजिंग। तो ये हमारी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ को शो करने वाली 3 सर्कल्स हो गए। The current in the wire increases and the direction of the current is reversed. Current in the wire increase हो रहा है, the direction of the current is being reversed. पहले ये into the page था, अब out of the page होगा। State how these changes affect the magnetic field. तो obviously current को increase करने से magnetic field जो है ना, वो magnetic field strength की जो strength है वो increase हो जाएगी। Magnetic field strength will increase, और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, एंड इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस। अभी हमें देखने में क्लॉकवाइज नजर आ रही है, और जब करंट रिवर्स हो जाएगा सो इट वुड बिकम एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों चीजें मेंशन करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड एट हाई वोल्टेज। हमें पता है कि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को हाई कर देते हैं और फिर उसको ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कराते हैं ताकि हमारे लॉसेस कम हो। एक्सप्लेन व्हाई अ हाई वोल्टेज इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इवन विद थिनर वायर्स। थिनर वायर्स का मसला ये होता है कि इनका जो एरिया होता है ना वो कम होता है, और एरिया के साथ रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए। तो थिन वायर यूज करना एक ऐसा फैक्टर है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एफिशिएंसी कम होनी चाहिए। लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन अभी भी काफी अच्छी होती है, काफी बेहतर होती है इफ वी आर यूजिंग अ हाई वोल्टेज। तो उसकी रीजन ये है कि हाई वोल्टेज, जब आप वोल्टेज हाई करते हैं तो करंट ऑलरेडी काफी कम हो जाता है। तो कम करंट के अंदर वैसे ही हीटिंग इफेक्ट कम होता है, तो अगर आप थिनर वायर्स भी यूज करेंगे तो उससे कोई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। बेसिकली हाई वोल्टेज से जो करंट का कम हो जाना है वो इफेक्ट इतना डोमिनेंट होता है कि थिनर वायर से भी उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के लिए। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि हाउ द एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द पावर लॉसेस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द करंट। तो मैं लिख रहा हूँ कि पावर लॉस इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वो फॉर्मूला है जिससे हम पावर लॉस को कैलकुलेट करते हैं। एंड टू रिड्यूस द लॉसेस करंट इज reduced by increasing the voltage, although thinner wires have larger resistance, but it is not important as the current is very low। तो जितना वोल्टेज को स्टेप अप किया जाएगा, हाई कर दिया जाएगा, करंट लो हो जाता है, तो उसकी वजह से थिनर वायर का होना भी कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंसी को डिक्रीज नहीं करता, पावर लॉस ज्यादा बढ़ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। An experiment directs alpha particles at a very thin sheet of gold foil. Most of the alpha particles pass through the thin foil in a straight line. State the conclusion about the atoms from this observation. तो पहली ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट ये पता चली कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। यानी जो कोर ऑफ द एटम है वो बहुत ही माइन्यूट से वॉल्यूम में अपने आप को रखती है। Some of the alpha particles are deflected through angles less than 90 degree and a few are deflected through 180 degrees. State and explain two conclusions about the nuclei of the atoms from this observation. तो बहुत ही थोड़े से चूंकि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो हम उससे ये कंक्लूड करेंगे कि द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और क्यों थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, उसकी वजह यह है कि नॉट मैनी अल्फा पार्टिकल्स पास्ड क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो ज्यादातर चूंकि न्यूक्लियस के स्मॉलर होने की वजह से उससे डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे थे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसने कोई डिफ्लेक्शन इतनी दूर वाले अल्फा पार्टिकल्स पे क्रिएट नहीं की। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसका अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या हुआ कि वो अल्फा पार्टिकल जो कि क्लोज थे, वेरी क्लोज थे, वो 180 डिग्री तक भी डिफ्लेक्ट हुए। अल्फा आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। So the repulsive forces are very strong. तो अल्फा पार्टिकल जितना नियरर टू द न्यूक्लियस पास होगा उतनी ज्यादा ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। A source contains a radioactive isotope of strontium. The isotope decays by emission of beta particle. The half-life of this isotope is 29 years. State the change in the nucleus which occurs when a beta particle is emitted. कि बीटा पार्टिकल में ये होता है कि एक न्यूक्लियस अपने आप को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज कर लेता है। तो जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होगा
हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं और प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो चेंज इन द न्यूक्लियस आएगा उसको हम इस तरह बताएंगे कि अ न्यूट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोटॉन। इसका मतलब है कि एक वो कम हो जाएगा न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा। द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ स्ट्रोंशियम इन द सोर्स इज 25 माइक्रोग्राम्स। ये इनिशियल मास है। कैलकुलेट द मास ऑफ द स्ट्रोंशियम आइसोटोप दैट डिकेज इन 87 ईयर्स। अच्छा, जो मास डिके हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि रिमेनिंग मास कितना है, फिर उसको हम टोटल मास में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमारे पास जो टाइम गिवन है टोटल वो 87 ईयर्स का है, और वन हाफ लाइफ का जो टाइम है वो हमें यहाँ पे गिवन है, इट इज 29 ईयर्स। तो 29 ईयर्स की हाफ लाइफ के साथ 87 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ पास हो जाएंगी? तो 3 हाफ लाइफ्स के इक्वल ये टाइम है। अच्छा, अब मास का भी वही रिलेशन होता है जो एक्टिविटी का होता है, दैट मास इज इक्वल टू ओरिजिनल मास और इनिशियल मास डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो एक्टिविटी के लिए भी हम रिलेशन इसी तरह लिखते हैं। एक्टिविटी अगर गिवन हो तो ओरिजिनल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 n। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स के लिए भी हम रिलेशन इसी तरह लिखते हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स should be divided by 2n, where small n is the number of half lives और कैपिटल n से नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये तीनों रिलेशंस बिल्कुल एक ही तरह के हैं, और जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो m है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो रिमेनिंग मास है वो हमें बता देगा आफ्टर दिस मैनी हाफ लाइफ्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 25 की और 2⁻³ कर देते हैं। तो 25/8 से हमें आंसर मिलेगा 3.125। इतना मास अभी भी जो है ना वो आइसोटोप ऑफ स्ट्रोंशियम का प्रेजेंट है। तो जो मास डिके हो चुका है वो हम फाइंड करेंगे इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिकेड मास इज इक्वल टू 25 माइक्रोग्राम्स माइनस 3 सो इट इज 3.125 माइक्रोग्राम्स, और आंसर हमारे पास आ रहा है 21.875 माइक्रोग्राम्स। अब इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 22 माइक्रोग्राम्स बन जाएगा। सो द मास दैट डिकेड was approximately equal to 22 micrograms. Figure 10.1 represents different positions A to H of the moon as it rotates around the earth. यहाँ से सनलाइट आ रही है, अर्थ है, और अर्थ को ये मून जो है ना वो इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है। स्टेट अ पोजिशन ऑफ द मून वेयर एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ सीज देयर इज अ क्वार्टर मून। तो क्वार्टर मून के लिए हमारे पास एक तो यहाँ पे ए की पोजीशन बनेगी जहां हाफ ऑफ द मून लिट अप होगा और बाकी रिमेनिंग हाफ लिट अप नहीं होगा, और यहाँ पे ये वाला हाफ लिट अप होगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ए एंड ई। देयर इज अ फुल मून। तो फुल मून हमें सिर्फ एक पोजीशन पे मिलेगा यहाँ पर, और वो ये जी वाली पोजीशन होगी जहां पूरा मून लाइट को रिफ्लेक्ट करके लिट अप हो रहा होगा। ओके, स्टेट द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मंथ। ये अप्रोक्सीमेट का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोक्सीमेट टाइम पूछ रहे हैं तो वो तकरीबन 1 मंथ का होता है, वरना एग्जैक्ट टाइम लेस देन 1 मंथ होता है। The average distance of the Earth from the Sun is 1.5 into 10⁸ kilometers. Calculate the average orbital speed of the Earth in kilometers per hours. ठीक है, तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू 2πr/t। हमें ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हम 2 इंटू 3.142 इंटू एवरेज डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में हम वो टाइम पुट करेंगे जो आवर्स में होगा, तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स ये पुट करेंगे ताकि फाइनल आंसर किलोमीटर्स पर आवर्स में आ जाए। तो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है 107,602.74, और राउंड ऑफ होके ये 110,000 किलोमीटर पर आवर्स बन जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 110,000 लिख देता हूँ किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का। The speed of light in a vacuum is 3.0 into 10⁸ meter per second. Calculate the time taken for the light from the sun to reach the earth. ये वैल्यू हमें वैसे भी याद होती है, 500 सेकंड्स आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन करने का कहा है तो हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे।
इसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम. सो टाइम विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस दैट इट हैज टू कवर एंड द स्पीड जिस पे ये मूव करेगी. डिस्टेंस जो इसने कवर करना है वो हमने देखा था 1.5 इंटू 10⁻8 है, लेकिन वो है किलोमीटर्स में. तो उसको हमें 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो मीटर्स में आ जाए. और स्पीड है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड. तो बेसिकली 1500 डिवाइड हो रहा होगा 3 से, तो उससे आंसर 500 सेकेंड्स आ जाएगा. ये टाइम रिक्वायर्ड होगा by the light to reach the earth. Next question, the state the condition required for a protostar to become a stable star. तो प्रोटोस्टार स्टेबल स्टार उस वक्त बन जाता है जब जो इनवर्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वो आउटवर्ड फोर्स से बैलेंस हो जाती है. और वो आउटवर्ड फोर्स बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन से पैदा होने वाली जो थर्मल एनर्जी है वो जनरेट कर रही होती है. तो हम वो कंडीशन यहाँ मेंशन करेंगे कि इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल attraction is balanced by an outward force due to high temperature in the core of the star. Define the Hubble constant. So it is defined as the ratio of speed of recession to the distance away from the earth. और जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह होती है कि इट इज इक्वल टू H0 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिसेशन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, यानी टाइम का रेसिप्रोकल होता है. The current estimate of the Hubble constant is 2.2 into 10 raised to minus 18 per second. State the equation which gives an estimate of the age of the universe. तो अगर हम एज को t से रिप्रेजेंट करें तो हमें सिर्फ हबल कांस्टेंट को रेसिप्रोकेट करना होगा, उससे हमें एज ऑफ द यूनिवर्स पता चल जाएगी. कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द एज ऑफ द यूनिवर्स, और आंसर जो है यहाँ पर वो सेकंड्स में ही देना है. तो यूनिट की कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, हम हबल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और इससे आंसर हमें मिल जाएगा 4.5 into 10 raised to 17 seconds. So 4.5 into 10 raised to 17 ये आंसर है.